ये जो 7 दिन है अगले, ये पाकिस्तानी सियासत में भी बड़े अहम है। एक तो रेफरेंस में उससे ज़्यादा बात नहीं, कोई रेफरेंस दायर हो रहा है। कल रात को मौलाना साहब का बयान आया, आबाद में तहरीक इंसाफ ने कहा नहीं है, उसके आपस में इनकी कोई कहीं ना कहीं कोई अंडरस्टैंडिंग है। वो शायद वो चल रही है ना चीज़ें, वो जी वो कर दिया उसने, वो कर दिया, नहीं, मौलाना साहब के साथ कहीं ना कोई अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन उससे पहले बहुत इवेंट्स हो जाएंगे। देखिए जुमे को एहतजाज हो रहा है, तो जुमे से पहले तो ये 7 दिन इसलिए इंपॉर्टेंट मैं कह रहा हूँ कि जो ख्वाजा आसिफ साहब हैं वज़ीर दिफा हैं, उन्होंने कहा कि मैं अगले 10 दिन में कोई कॉन्स्टिट्यूशनल मेल्ट डाउन होते देख रहा हूँ। अच्छा, अब कॉन्स्टिट्यूशनल मेल्ट डाउन की हज़ारों लोग बहुत सारी उसको बता रहे हैं कि भाई उसकी तशरीहात हो रही हैं कि क्या मुराद है उसमें, कोई एमरजेंसी लगने जा रही है, कोई एमरजेंसी प्लस प्लस लगने जा रही है, और कोई पता नहीं उससे आगे का कोई टेक ओवर होने जा रहा है, मतलब उसका पहले से जो है ना, मतलब ये पहली दफ़ा होगा अगर ऐसा होगा, इतना उसका बैंड बाजा बारात के साथ कुछ होगा। अच्छा होगा ज़रूर कुछ, मगर जो एक हो रहा है ना ऐलान सब कर रहे हैं कि अच्छा उसको रोकने की कोशिश कर रहा, सब खुश हैं, उसको कह रहे हैं कि होने जा रहा है, बस कुछ होने जा रहा है। अच्छा होने तो जा रहा है तो होगा, अभी जो होना है उसको होगा, क्योंकि मुल्क इस तरह तो नहीं चल सकता जितना चल रहा है। और मैं तो ये बात जब आज से 10 साल पहले करता था तो उस वक्त अच्छी खासी जो है ना मैं तो वो भी तनकीद भी होती थी। मैं ये कहता था भाई मेरी बात सुने, फ्रांस में ये वाक़या हुआ, उधर ये वाक़या हुआ, वो 24 घंटे के अंदर अंदर अपने नए रूल्स, अपने नए कवानीन, अपनी सिक्योरिटी के हवाले से, अपनी मईशत के हवाले से, वो उनके यहाँ कोई बहस, मतलब या तो बड़ी लंबी कोई बहस की जी मैक्सिको के साथ इमिग्रेशन कैसे होगी, तो जनाब डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन का टाकरा लगा हुआ है। ये जो इश्यूज है ना, इकोनॉमी का मसला, आपकी सिक्योरिटी का मसला, सोशल अनरेस्ट, इसके ऊपर और टेररिज्म के, इसके ऊपर ऐसे उनके कानून, ये मैं जमहूरियत अपनी जगह रहती है, ऐसे कानून साजी होती है, ऐसे नया आइन बनता है, नए कानून बनते हैं, ऐसे ऐसे, मतलब कुछ नहीं होता वहाँ। कोई कोई आप समझे कि कोई मुल्क मजबूत हो जाए तो कहते हैं यार एक मिनट है, जो ये प्रॉब्लम है, नया कानून। उन्होंने पूरा धारा बना लिया होमलैंड सिक्योरिटी। क्या उनका कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो गया अमेरिका का? उन्होंने बनाया होमलैंड सिक्योरिटी, 9/11 हुआ, होमलैंड सिक्योरिटी ऐसे हो गया, ये होगा, ये होगा, रूल्स बना लिए। हर मुल्क ऐसे करता है। हमारे यहाँ इतनी बहस होती थी, कभी कालाबाग डैम, कभी वो जनूबी पंजाब, मतलब ये ट्रक की बत्ती कौम होती है ना। अभी IPB निकल के आ रही है 50 साल, पता नहीं कितने सालों के बाद, इतना अरब रुपया महीने का खा पी के वो दौड़ गए। अब पता चल रहा है अरे IPB तो 10 अरब रुपया हर महीने का। बात यह है कि ये अब वो जगह आ गई है जहाँ पर फैसला करना है। मैं बिल्कुल, मुझे नहीं पता कि क्या होने जा रहा है, और अगर मुझे पता भी होगा तो मैं खुश होऊंगा। उसकी वजह ये है कि मुझे किसी ने कुछ दिन पहले सवाल किया कि डॉक्टर साहब पाकिस्तान में क्या होने जा रहा है। मैंने कहा जो भी होने जा रहा है अच्छा होने जा रहा है। उन्होंने कहा क्यों? मैंने कहा जी वाहिद लॉजिक मेरे पास ये है कि इससे और बुरा तो हो नहीं सकता, तो जो कुछ होगा इससे अच्छा ही होगा। अच्छा, वो चुप होकर कहते हैं अच्छा डॉक्टर साहब। मैंने कहा यार मुझे ये बताएं जो हो रहा है इस वक्त यहाँ पे, उससे आगे क्या बुरा होगा? जो भी कुछ होगा इससे अच्छी, दैट इज द ओनली लॉजिक आई गेट। मैंने कहा यार इससे बेहतर ही होगा ना यार, कम से कम जो कुछ हो रहा है कुछ आप पता ही नहीं किसी को कि वो क्या है। भाई ये लोग एक दूसरे से डॉजम गाड़ियों की तरह टकराते फिर रहे हैं एक दूसरे से, क्या हो रहा है भाई, उधर टक्कर मारी, दूसरे से टकरा गया, क्या हो गया भाई? डॉजम गाड़ियाँ नहीं होती, मतलब क्या होगा भाई, क्या होगा भाई, क्या होगा भाई उधर। तो जो भी कुछ होगा इससे बेहतर होगा और मुल्क इंशाल्लाह आगे चलेगा। और ये कोई बहुत लंबी चौड़ी कुछ होने वाला है, कोई पता नहीं क्या होने वाला, खुदा वो क्या होने वाला है। जो भी कुछ होगा वो मुल्क के अवाम के लिए होना चाहिए ना, और होगा। तो मतलब उसमें मुझे तो कोई उसमें लंबी चौड़ी बहस नज़र नहीं आ रही कि अगर उसमें ऐसे पहलू नज़र आते हैं किसी भी चीज़ में। मैं आइन और कॉन्स्टिट्यूशन और उसका हामी भी हूँ, लेकिन मुझे उसमें कोई चीज़ नज़र आती है कि अच्छा जी इसमें कोई सिस्टम बन रहा है, अदालतों का रिफॉर्म कर रहा है कोई, यही खुद बैठ के कर रहे हैं ना, ये खुद क्यों नहीं करते सारे जो हमारी इस वक्त बैठे हैं। मगर प्रॉब्लम ये कि एलिट क्लास है तो वो अपने मफादात के तहत उनको भी खास वक्त पे याद आता है ना कि इतने अरब रुपए की चोरी हो रही है बिजली की, तो वो तो कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं है। ये ना उनका इशू है। हसीना वाजिद का आपको पता है वहाँ पे क्या हो रहा है? मैं जरा 2 मिनट बात करके वापस, हसीना वाजिद का अजीब किस्सा हुआ है। हसीना वाजिद जो हैं ये 19 साल से इक़्तिदार में है बांग्लादेश में। अब बांग्लादेश अब ज़रा डिस्कस हो रहा है हर जगह, उस दिन बात की थी तो थोड़ा सा लोगों ने फिर उसको अच्छा है कि रीजन पे भी नज़र रखें। हसीना वाजिद जो है 19 साल से हैं इक़्तिदार में, और ये 19 साल से पावर में और डिक्टेटर हैं।
मतलब ये एक टोटल डिक्टेटर की इनके पास, मतलब इनकी अपनी फोर्स और इनकी इतनी एरोगेंस कि पब्लिक में, अभी तो इन्होंने रजाकार वाला लफ्ज़ इस्तेमाल किया ना, उसमें मैं बाद में बात करता हूँ, इन्होंने टॉन्ट किया, लेकिन थोड़े देर से पहले इन्होंने एक और स्पीच की एक जगह, उसमें कहती है कि मेरा जो चपड़ासी है ना, किसी ने कहा कि जी आप ये हैं आप वो, कहती है एक मिनट ठहरो, मेरा चपड़ासी जो है ना वो $40 मिलियन की गड़बड़ कर गया था, तुम कर सकते हो तो कर लो कुछ, और उसे हेलीकॉप्टर में जाता है मेरा चपड़ासी पीएन। मतलब ये इतनी एरोगेंट खातून है, इन्हें ख्याल है कि कोई भी कुछ नहीं कर सकता। और अच्छा, तो अब वहाँ पर क्या हुआ कि ये एक तो अमेरिका का इशू था पहले से इन पे, ये कोई 13 साल से इनका चाइना के साथ मामला, लेकिन आप एक वक्त में उधर भी इधर भी दाएं भी आगे बाएं भी, ये इलेक्ट हुई, इस साल इलेक्शन का साल है, तो पहला जो इलेक्शन हुआ 2024 में वो बांग्लादेश में हुआ, ये चौथी दफ़ा आ गई, अपोजिशन ही नहीं तो आ गई। अच्छा, उसके बाद ये है कि इनके आने से बहुत पहले, इस इलेक्शन से बहुत पहले, वहां पर इंडिया आउट कैंपेन चल रही है। इंडिया आउट जैसे मालदीव में है ना, इंडिया आउट कैंपेन वहां चल रही है। और वो इंडिया आउट जो कैंपेन है, उसमें जो इंटरेस्टिंग बात है वो, यानी आप ये देखें कि ये मैं आपको 8 अप्रैल का इंडियन एक्सप्रेस दिखा रहा हूँ, ये देखें इंडिया आउट कैंपेन इन बांग्लादेश, ये 22वीं स्लाइड, इंडिया आउट कैंपेन, यानी वहां मुल्कों को वो इस तरह बना दिए है मोदी सरकार ने, ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि वहां पर ये मालदीव कौन है जी, मालदीव तो हमारा गुलाम है और यहाँ तो हमारे लोग, हमारा बंदा होगा, जो दूसरा होगा दुश्मन होगा और हम काबू में रखें। ये इन्होंने किया हुआ भूटान के साथ, ये नेपाल के साथ, ये किया हुआ बांग्लादेश, ठीक है ना। वहाँ गए थे मोदी तो नारे, वहाँ के हसीना वाजिद की मौजूदगी में गए थे ना, मोहतजाज हंगामे शोर शराबा, क्योंकि वहाँ जो दूसरी कुवतें हैं वो इंडिया आउट के, इंडिया को आउट करो। तो ये इंडियन एक्सप्रेस। अच्छा, फिर उसके बाद फर्स्ट पोस्ट, अगर किसी ने और डिटेल पढ़नी हो तो ये फर्स्ट पोस्ट, ये 4 अप्रैल 23वीं स्लाइड, अनदर इंडिया आउट कैंपेन। अच्छा, अब इशू ये है कि वो वहाँ पर उन्होंने अभी थोड़ी देर आज उन्होंने कहा कि जी अदालत ने सुप्रीम कोर्ट ने वो वापस कर दिया, यानी वो जो कोटा सिस्टम था 30% वाला, वो ख़त्म करके उन्होंने कहा 5% होगा। इसके ऊपर देखना है कि वो इंडिया में, सॉरी बांग्लादेश में इश्यूज रिजॉल्व होते हैं कि नहीं होते, क्योंकि वहाँ पर जब मेरी बात हुई थी कुछ अर्सा पहले, वहाँ पे अपने जो हमारे प्रोफेशन से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, मैं उनसे पूछता था कि ये क्या है वहाँ पे, ये इंडिया आउट क्या है यार, ये हर जगह जहाँ देखो तो इंडिया आउट, इंडिया इन, इंडिया आउट, ये क्या मुल्कों में क्या किया हुआ है इंडिया ने, मतलब ये किस तरह से इन्वेस्टमेंट है आपकी। तो कहते नहीं यार बस यहाँ पे है, और वो तो ये कोई बात है भला, और ये तो वो उन्होंने बड़ा वोकली बोला। फिर साथ उन्होंने मुझे और बदल, उन्होंने कहा जी अदालतें जो है ना, मैंने कहा अदालतें आपकी, कहते हैं हमारी अदालतें जो है ना हसीना वाजिद की उंगलियों पे नाचती हैं, तो हमारा कोई जुडिशियल सिस्टम नहीं है। इतने सालों में हसीना वाजिद ने चुन चुन के वहाँ पे एक एक जज अपनी मर्जी का लगाया हुआ है। तो अब जब ये आज फैसला आया उनकी सुप्रीम कोर्ट का, तो पहली चीज़ मेरे जहन में आई कि उनके जो लोग सड़कों पे हैं वो किस तरह रिएक्ट करेंगे, कि वो समझेंगे कि अच्छा एक मिनट ठहरो, पहले हसीना वाजिद ने ये करवाया अदालतों से, और फिर उसने देखा कि हंगामे हादसे बढ़ गए हैं बहुत ज़्यादा, और वो एक नौजवान जो खड़ा हुआ है ऐसे करके हाथ कर रहा है और ऊपर, और उसको गोलियां मार रहे हैं वो सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग, वो वहाँ पे अलामत बन गया है एक रेजिस्टेंस की। जब उनको वो कहते हैं कि जी वो, चूंकि उनको पता है कि हसीना वाजिद डील करती हैं, मतलब उनके सारे जज हैं, तो उन्होंने ये करवा लिया वापस। तो मैं मतलब ये तासुर वहाँ बना होगा, ये क्योंकि मुझे बहुत पहले उन्होंने बताया कि ये अदालतें उनकी उंगलियों में नाचती हैं, ये लफ्ज़ था, तो इसीलिए मुजाहरे होते हैं और लोग अदालती निज़ाम पे एतबार नहीं करते। अच्छा, अब इन्होंने जनाब जब ये कहा कोटे का, तो उसके साथ ही आ गया कि उन्होंने रजाकार वाला जुमला इस्तेमाल किया, वो जो हैदराबाद दक्कन से निकला है, वो जो बहादुर यार जंग, उसकी एक हिस्ट्री है पूरी रजाकार लफ्ज़ की, लेकिन ये बाद में ये 71 के अंदर जो है ये वो लोग जो जिसमें बिहार के लोग थे या जो पाकिस्तान में, अब वहाँ पर यानी जो, अब अजीब बात देखें कि शुरू कहीं और से हुआ, नारे लग रहे हैं पाकिस्तान, यानी रजाकार के नारे लग रहे हैं। रजाकार वो थे जो जमात इस्लामी के साथ थे, जो बाकी लोग थे, जो बिहार से ताल्लुक़ था, और बड़े गरीब गुरबा लोग थे, तो वो जो है वो जनाब निकले हुए हैं सड़कों पे। और वो ये कह रहे हैं कि कोटा सिस्टम इसलिए लेकर आई मोहतरमा कि अपने हामियों को नौकरियां देंगी। दरमियान में क्या हुआ कि ये एक तो प्राइम मिनिस्टर मोदी की तकरीब में शरीक हुई,
उनकी तकरीबी हलफबरदारी में। उससे पहले चाइना का दौरा किया, चाइना का दौरा इनका फेल हो गया। इस तरह से फेल हो गया कि एक दिन दौरा कम करना पड़ गया, और उस दौरे में ये जो डिमांड्स लेके गई थी वो शी जिनपिंग से मीटिंग भी छोटी हुई, चाइना का दौरा ठीक नहीं गया। और उस दौरे के बाद एक तो मीटिंग ठीक नहीं हुई, दूसरा ये कि उन्होंने 5 बिलियन की बात की, $100 मिलियन उनके ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट है। और वो मतलब इस तरह होता है ना कि जी हम इधर भी हैं तो हम इधर भी हैं तो हम ऐसे भी करेंगे वैसे। दरमियान में इन्होंने एक अजीब सा बयान दिया। एक सफ़ेद आदमी मेरे पास आया था और उसने मुझे कहा कि यहाँ पे एक म्यांमार और बांग्लादेश को तोड़ के क्रिश्चियन रियासत बनानी है। अभी हमने जिक्र भी किया था अपने प्रोग्राम में चंद रोज़ पहले कि म्यांमार, अच्छा वो जो बयान था उसका कुछ सर पैर, वो ये दरमियान में आया। चाइना, ये प्राइम मिनिस्टर मोदी की हलफबरदारी, इन हंगामों और री इलेक्शन के दरमियान बयान में आया कि मुझे एक शख्स ने कहा, सफ़ेद फाम आदमी ने, कि ओ भाई एक, अच्छा लोग सोच रहे हैं बैठ के कि यार एक मिनट, अच्छा वो इंडिया वाले कह रहे हैं मणिपुर भी तोड़ना है, अच्छा ये भी तोड़ना है, अच्छा ये तोड़ना, वो बयान देके उसको कुछ सर पैर समझ ही नहीं आया कि बयान किस कॉन्टेक्स्ट में दिया इन्होंने। ये जीत गई इलेक्शन से पहले से डरी हूँ कि मैं हार ना जाऊँ, वो बयान दिया और फिर उसके बाद वो ईस्ट तिमोर की तरह बनेगा, ये बनेगा। चाइना ने भी टर्न कराई हुई है उधर से मोदी साहब। अच्छा वहाँ इंडिया में क्या सेंटिमेंट बात हुई किसी से, उन्होंने कहा ये coup हो जाएगा, चली जाएंगी तो हमें वहाँ पे मुखालिफ कुव्वतों से, हमारा तो सजेशन ये है, हमारे डिप्लोमेट्स के अंदर ये थिंकिंग पाई जा रही है कि जी जो एक दमारे में हो गया था ना, जब यहाँ पे इंडिया को पता चला था कि, तो इंडिया ने तालिबान के साथ अपने दरवाजे खोल दिए थे गुफ्तगू के आखिरी दिनों में, आपको याद होगा बिल्कुल। तो वहाँ पर ये हुआ कि उन्होंने, वो कह रहे हैं कि जी हसीना पोस्ट हसीना वाजिद, जो तो मैंने कहा वो तो नारे रजाकार के लगा रहे हैं, कह रहे हैं जो भी नारे लगा रहे हैं भाई हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते इस वक्त। तो हमारे अंदर एक सोच पाई जा रही है कि उनसे भी बातचीत शुरू करो। ये तो पता नहीं यहाँ पे coup हो जाती है या मुहतरमा के साथ क्या होता है, लेकिन ये अब चूँकि अनपॉपुलर भी 19 साल से हैं और एक डिक्टोरियल रिजीम, तो और लोग सड़कों पे, नौजवान, उनके लिए जॉब्स नहीं हैं, उनमें से मतलब है कि वो 4000 नौकरियाँ निकलती हैं साल की और 3 लाख बंदा खड़ा होता है। 4000 नौकरियाँ निकलती, 3 लाख नौजवान खड़ा होता है।